आज के नए वीडियो में आज से हम लोग 11 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 11 केमिस्ट्री, जिसमें आज जो इनका जो 11 का पहला चैप्टर है वो है कुछ मूलभूत अवधारणाएं, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें मूलभूत अवधारणाएं इसमें ध्यान देंगे आपको इस रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कब से हुई थी, इन सब के बारे में अध्ययन आपको मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको आप नोट करते रहेंगे, क्योंकि यह एक लेक्चर है जिसमें पूरा का पूरा मतलब जैसे इतिहास है तो इतिहास में आपको बहुत सारी चीज़ समझाने के लिए नहीं मिलती है। इसमें रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह एक इतिहास के रूप में है, जिसको हम लोग केवल बताया जाएगा और आप लोग उसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान की परिभाषा आप लोग 6 से ही पढ़ते आते हैं, 6, 7, 8 पूरा पढ़े होंगे। इसमें विज्ञान की परिभाषा यह बताई गई होगी, किसी भी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान होता है। मतलब कोई भी वस्तु है उसको हम व्यवस्थित ढंग से यदि करते हैं, क्रमबद्ध रूप से करते हैं, ठीक है, और किसी वस्तु का सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। इसी के माध्यम से दूसरा परिभाषा देते हैं, उन्हें दूसरा परिभाषा जो आप लोग भी पढ़े होंगे, पहले पढ़ चुके होंगे, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष के आधार पर प्राप्त जो ज्ञान होता है उन्हें प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष के आधार पर जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे कहते हैं विज्ञान। प्रयोग, प्रेक्षण अथवा निष्कर्ष पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। एक चीज और, ये प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष, इसमें एक और टॉपिक आ जाता है आगे, परिकल्पना, क्योंकि पहले परिकल्पना की जाती है, फिर बाद में प्रयोग किया जाता है, फिर प्रेक्षण किया जाता है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। विज्ञान की परिभाषा एक और देख सकते हैं, मैंने एक और चीज है, विज्ञान एक ऐसी कुंजी है, विज्ञान एक ऐसी कुंजी है जिसकी मदद से प्रकृति में लगे तालों को खोला जा सकता है। जिससे प्रकृति में बहुत सारे ताले लगे हुए हैं, जिसकी मदद से विज्ञान क्या करता है, धीरे धीरे करके, जैसे पहले मान लीजिए पृथ्वी के अंदर सोना था और किसी को पता नहीं था, फिर उसके लिए खनन हुआ, फिर बाद में उस धातु का परीक्षण हुआ तो पता चला इसका नाम सोना रखा गया, ठीक है। तो प्रकृति के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छुपी हुई हैं, जिसको हम लोग धीरे धीरे विज्ञान की मदद से एक एक करके खोला जाता है, वही विज्ञान है। तो परिभाषा क्या हो जाएगा कि विज्ञान वह कुंजी है जिसमें जो प्रकृति में लगे तालों को खोलता है, ठीक है, प्रकृति में जो लगे ताले हैं उनको खोलता है धीरे धीरे करके। एक और है, प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति एवं उनके व्यवहार तथा गुण आदि का अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। जैसे कोई भी वस्तु है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उनकी प्रकृति कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनका गुण कैसा होता है, ये चीज़ जानने के लिए, मतलब ये चीज़ जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे वस्तु है, प्रकृति में उपस्थित कोई वस्तु है, उसका अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं वो विज्ञान ही कराता है, विज्ञान के अंतर्गत ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। वैसे ही गुण है तो गुण भी हम विज्ञान के अंतर्गत ही लेते हैं, कि गुण भी बताएंगे तो विज्ञान की मदद से ही बताएंगे। ऐसे ही उनका व्यवहार कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है, इन सब का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं वही विज्ञान है। अर्थात प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं, अर्थात जैसे हम द्रव्य कह सकते हैं, विभिन्न द्रव्यों का अध्ययन, अर्थात विभिन्न रासायनिक संगठनों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसके अंतर्गत किया जाता है वही विज्ञान है। इसमें हम लोग पढ़ना है रसायन विज्ञान। जैसे आज हम लोग जैसे 11 का केमिस्ट्री पढ़ रहा है, इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान
11 में इससे पहले 11 में क्या, और पहले जब आप विज्ञान पढ़ेंगे तो उस विज्ञान के बाद चूंकि रसायन विज्ञान होगा तो रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, फिर भौतिक विज्ञान होगा तो भौतिक विज्ञान का अध्ययन पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या होगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, किसके अंदर, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणधर्म, परमाणु, अणु, आयन और उनके अंदर मतलब उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करना, द्रव के गुणों के बारे में अध्ययन करना, द्रव के गुणों के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को रसायन विज्ञान कहा जाता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक संगठन, रसायन के गुणों, रसायन के गुण, परमाणु, आयन, अणु, द्रव्य के गुणों तथा संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, या सीधे सीधे कह सकते हैं रासायनिक संगठन का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। और जब रासायनिक संगठन के बारे में देखा जाएगा तो रासायनिक संगठन ही क्या है, एक तरह से केमिस्ट्री है। तत्व, अणु, आयन आपस में जिस बंध से जुड़े रहते हैं उसे रासायनिक संगठन, वही रासायनिक संगठन है। अर्थात तत्वों को जोड़ने के लिए जो बंध लगा होता है वही रासायनिक संगठन है। ठीक है, तो रासायनिक संगठन, तत्व की रासायनिक संगठन, परमाणु, अणु, आयन, ठीक है, और द्रव्य का जो संगठन होता है, मतलब द्रव्य के प्रकार जो होते हैं, परमाणु की संरचनाएं होती हैं, इनका अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं वही होता है रसायन विज्ञान। अब देखें रसायन का इतिहास। अब ये रसायन विज्ञान कहाँ से आया था, कहाँ तक पहुँचा, क्या है, इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे। तो अगला हेडिंग होगा रसायन विज्ञान का इतिहास। रसायन विज्ञान का इतिहास। देखें जो रसायन विज्ञान का इतिहास था, ये केमिस्ट्री जो शब्द है, चूंकि इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है, केमिस्ट्री, CHEMISTRY, ये है केमिस्ट्री। ये शब्द जो है मिस्र से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, मिस्र से लिया गया है। और मिस्र का जो पुराना नाम था वो था कीमिया। मिस्र का जो पुराना नाम है वो है कीमिया, मिस्र का पुराना नाम। ठीक है, तो केमिस्ट्री शब्द जो लिया गया है वो मिस्र के पुराने नाम से लिया गया है जिसका नाम है कीमिया। और इस कीमिया का जो अर्थ है वो होता है काला रंग। अब ये होगा कि काला रंग और कीमिया में क्या संबंध है। चूंकि कीमिया मिस्र को कहा जाता है और मिस्र जो थे, मिस्र की जो जमीन है, वो जो मिट्टी है वो काली है। और इस काले रंग के कारण, इस मिट्टी के, मिस्र की मिट्टी के काले रंग होने के कारण इसे कीमिया कहा गया। अब इस मिस्र में मिस्रवासी जो अध्ययन करते थे, मिस्रवासी जो रसायनज्ञ कह सकते हैं, रसायनज्ञ, अर्थात मिस्र का जो रसायनज्ञ था, मिस्रवासी जो रसायनज्ञ थे, जो रसायन विज्ञान का अध्ययन करते थे, उसे कीमिटेक्ने कहा जाता था। कीमिटेक्ने कहा जाता था। अब देखें चूंकि ये इसका मतलब इतिहास है, केमिस्ट्री शब्द मिस्र भाषा से लिया गया। मिस्र का पुराना नाम कीमिया था। कीमिया का अर्थ जो होता है काला रंग होता है। काले रंग, मिस्र की जो मिट्टी थी काले रंग की थी, इसलिए उसे कीमिया कहा गया। और कीमिया में मतलब मिस्र के जो वासी थे वो रसायन विज्ञान का अध्ययन करते थे, और जो रसायन विज्ञान का अध्ययन करता था मिस्र में उसे कीमिटेक्ने नाम से जाना जाता था। अब देखिए आगे, यूरोप के जो वैज्ञानिक थे, यूरोप के वैज्ञानिक जिसके बारे में आपने सुने होंगे, वर्जीलियस। यूरोप के वैज्ञानिक वर्जीलियस जो जैव शक्ति सिद्धांत बनाए थे, जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है, उसमें इनका बहुत अधिक योगदान था। वर्जीलियस का बहुत अधिक योगदान था। और जैव शक्ति सिद्धांत ही रसायन विज्ञान का अध्ययन माना जाता है, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसलिए वर्जीलियस को
रसायन विज्ञान के दादाजी, दादा कह सकते हैं, बाबा कह सकते हैं, या पितामह, पितामह कह सकते हैं। तो पूछ दे कि रसायन विज्ञान के दादा कौन है, तो आप कहेंगे वर्जिलियस। फिर पूछ दे रसायन विज्ञान के बाबा कौन है, तो वर्जिलियस। रसायन विज्ञान के पितामह कौन माने जाते हैं, तो वर्जिलियस। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जैव शक्ति सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया था, इसलिए। अब ध्यान दें, वर्जिलियस हो गए। वर्जिलियस के बाद, वर्जिलियस और लेवासिए का नाम सुने होंगे। लेवासिए, लेवासिए, जो लेवासिए हैं उनको रसायन विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अब ध्यान दें, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवासिए ने ऑक्सीजन का खोज किया। ऑक्सीजन चूंकि क्या होता है, प्राणवायु है, और प्राणवायु होने के कारण उस समय लेवासिए को जनक बना दिया गया। मतलब जो आधुनिक रसायन है, मॉडर्न केमिस्ट्री है, उनके लिए फादर ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, वो कौन है? लेवासिए है। ठीक है, तो लेवासिए आधुनिक रसायन के विज्ञान के जनक हैं। वैसे ही आप वोलर का नाम सुने होंगे, जो वर्जिलियस के शिष्य हैं। वोलर, जिन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। 9th में आप लोगों को बताया गया होगा कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है, खंडन किया। और इस खंडन के बाद यूरिया का खोज किया, अर्थात लैब में पहली बार अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। वही जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन है। जैव शक्ति में ये बताया गया था कि जैव शक्ति में ये बताया गया था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, वो कार्बनिक यौगिक का निर्माण हम नहीं कर सकते, वो प्रकृति दत्त है, माने प्रकृति ही उसका निर्माण करती है, या किसी सजीव के अंदर ही वो विद्यमान होते हैं। इसलिए जैव शक्ति सिद्धांत में सिर्फ अकार्बनिक यौगिकों के बारे में बताया गया था कि अकार्बनिक यौगिक ही सिर्फ निर्जीव में पाए जाते हैं, और कार्बनिक यौगिक जितने होते हैं सभी सजीव में पाए जाते हैं। अर्थात अकार्बनिक से हम कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते। ये था जैव शक्ति सिद्धांत। लेकिन वोलर जो थे वो वर्जिलियस के शिष्य थे। उन्होंने क्या किया, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया, और जैव शक्ति सिद्धांत के खंडन के बाद उन्होंने उसी समय पहली बार लैब में यूरिया बना करके इस सिद्धांत का खंडन किया था। ठीक है, तो इस सिद्धांत के खंडन के बाद उस वर्जिलियस को कार्बनिक यौगिक का पिता, अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वोलर माना जाता है। कार्बनिक यौगिक का जनक, ये पूछ दे, सॉरी, कार्बनिक रसायन का जनक, रसायन का जनक कौन है? तो कार्बनिक रसायन का जनक हम बताएंगे कि वो है वोलर। ठीक है, जो क्या है, किसके शिष्य हैं? वर्जिलियस के। आगे देखें। अब इसके बाद आता है रसायन विज्ञान का विकास। रसायन विज्ञान का विकास। अब रसायन विज्ञान का विकास भी कुछ काल में बांटा गया कि जैसे जैसे रसायन विज्ञान का विकास हुआ। इसके पहले थोड़ा सा हम बता दें कि रसायन विज्ञान को पहले से देखा जाए, रसायन विज्ञान में आप लोग रामायण देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे, या जो भी सीरियल में देखे होंगे पहले का, तो उसमें तीर चलते थे, तीर दिखाई देता होगा। मन तीर वहाँ से अग्नि देता है, मैंने ऊपर चलता है, हवा में विस्फोट होता है, तो विस्फोट होने का भी कोई न कोई कारण होगा। कहीं जाकर के धुआं देता है, वही तीर पहले धुआं देता होगा। कई लोग मूर्छित हो जाते थे, अमोघ अस्त्र और तमाम प्रकार के ऐसे अस्त्र गैस उस समय भी छोड़े जाते थे। तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी उस समय विकसित था। तो ये कैसे था? ये सब रसायन विज्ञान का ही देन है। अर्थात इससे यदि सोचें तो रसायन विज्ञान लगभग आज के 2000 साल पहले, अर्थात हमारे चूँकि 20वीं शताब्दी चल रही है इसलिए 2000 साल पहले माना जा रहा है, तो 2000 साल पहले, ठीक है, 2000 साल पहले आज की वो विकसित था। यानी केमिस्ट्री उस समय थी, लेकिन हम लोग उस समय उसको केमिस्ट्री के नाम से नहीं जानते थे। जैसे जैसे रसायन विज्ञान का विकास हुआ, उनको कुछ काल में बांटा गया है। पहला
प्राचीन काल, प्राचीन काल जो दूसरा माना गया है प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल। अगला जो काल है औषधि काल, औषधि काल। चौथा अगला है फ्लोजिस्टिनवाद, फ्लोजिस्टन काल। इसमें फ्लोजिस्टनवाद आया था, आगे भी बताएंगे। कहते हैं मध्यकालीन, मध्यकालीन बीच की स्थिति है, मध्यकालीन काल कह सकते हैं। और लास्ट में बचता है आधुनिक काल, आधुनिक काल। इसमें हम प्रारंभिक काल में नहीं जाएं तो प्रारंभिक काल के बारे में हम चर्चा करते, प्राचीन काल के बारे में चर्चा करें तो प्राचीन काल में क्या हुआ था, बहुत ही पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा किए हैं। प्राचीन काल में रसायन प्रक्रमों का ज्ञान था उन्हें। प्राचीन काल में ही बताया गया है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान उन्हें बहुत पहले था, बहुत ही पहले। जैसे प्राचीन में बताया गया कि रामायण महाभारत और भी उससे भी प्राचीन जो भी थे 2000 साल पहले के, मैंने उनकी पहले की बात है कि वो उस समय रसायन विज्ञान का उनको ज्ञान अधिक था, जिसके वजह से वो अश्रु गैस, समूह अस्त्र, तमाम अस्त्र चलाते थे। तो इस समय जब से मैंने इतिहास लिखित है तब से ये जाने कि ईसा 2000 वर्ष पूर्व, लगभग 2000 वर्ष पूर्व उनको रासायनिक प्रक्रम के बारे में पता था। रासायनिक प्रक्रम का मतलब होता है कि रासायन, जैसे कोई धातु है, धातु को पिघला करके नया धातु बना देना, उनके बर्तन बना देना, तमाम ऐसे, जैसे शुद्ध धातु नहीं है तो उसे शुद्ध कर देना। तो इस प्रकार में कुछ परिवर्तन में पूर्व चीन था, मैंने 2000 वर्ष पूर्व लगभग चीन में कपड़ा, तांबा, रेशम आदि बनाए जाते थे। तो उस समय 2000 वर्ष पूर्व चीन में कपड़ा, तांबा, क्या कहते हैं, कांच भी उस समय बनाए जाते थे। फिर इस पर हम कहें कि उस पर मैंने कुछ डिजाइन, जैसे कपड़े पर कुछ डिजाइन बनाए गए, तो डिजाइन का मतलब हो गया कि जैसे कलर होंगे, कलर का भी खोज वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही है। चीनी मिट्टी, कागज, चीनी मिट्टी इत्यादि भी उस समय खोजे गए थे, उनका भी ज्ञान था उन्हें। फिर मिस्र में कांच, ठीक है, कांच था, साबुन इत्यादि पहले से भी बने थे। और उनमें उन्हें युद्ध का भी ज्ञान था, माने उस समय अस्त्र भी बनाए जाते थे। अस्त्र था तो अस्त्र कैसे बनाए गए होंगे, किसी न किसी धातु से ही बनाए गए होंगे। चीनी मिट्टी से बना होगा तो चीनी मिट्टी से कैसे, चीनी मिट्टी से बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, धातु के बर्तन कैसे बनाए जाते थे, फिर अस्त्र बनता था। तो उस समय उनको, माने चीन को भी ज्ञान था, मिस्र को भी ज्ञान था इस चीज़ का, मिस्र को भी ज्ञान था। वे धातु को गला करके अस्त्र बना देते थे, धातु को गला करके बर्तन को बना देते थे। तो इस तरीके से उनका ज्ञान था। तांबे को उस समय, माने भारत में जो खोज हुआ था सबसे पहले वो तांबा था। और तांबा उस समय भारतवासी तांबे को गला करके तांबे का ही बर्तन बनाते थे। माने तांबे को गलाना ये भी एक रासायनिक प्रक्रम है। तो तांबे को गला देना और तांबे का ही बर्तन बना देना ये एक रासायनिक प्रक्रम है। और बर्तन बन गया, बर्तन के ऊपर कुछ डिजाइन का भी, उस पर कुछ डिजाइन भी वो बनाते थे। तो उस समय भारत में तांबे का ही खोज ज़्यादा था। उसमें कुछ कलर मिक्स करके, मैंने उनका कुछ कलर परिवर्तन भी वो करते थे। उसी समय भारत में ही ये बहुत पहले महर्षि कणाद, ऋषि कणाद की बात हो रही है तो ये अरबों खरबों वर्ष पहले की बात होगी। उस समय का या किसी वेद में ये जिक्र है महर्षि कणाद का, ये ऋग्वेद है शायद, अब देख लेंगे। महर्षि कणाद ने ये बताया था कि जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे ये कोई वस्तु है तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। आगे इस चीज़ का अध्ययन पढ़ेंगे, जब परमाणु पढ़ेंगे, परमाणु आयन, तो उसमें भी बताया गया है कि जो अणु बनते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो वैसे ही इन्होंने एक बताया था कि जो भी कोई वस्तु है वो वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, ये उसमें बताया गया था, जिसमें उन्होंने उसका परमाणु नाम बता दिया। बहुत पहले उन्होंने परमाणु का दिया था कि ये परमाणु है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। मैंने परमाणु का भी छोटा रूप उन्होंने बताया था, ठीक है। आज उसको गॉड पार्टिकल्स के रूप में भी जाना जाता है। देखें अगला जो था प्रारंभिक काल।
प्रारंभिक, ये तो प्राचीन काल था। प्राचीन काल में बहुत सारे बहुत है कहानियाँ, वो आप पढ़ते रहेंगे। प्रारंभिक काल में किमियाग्रो जो थे वो मिस्रवासी थे, जिसे केमिटेक्नो के नाम से केमिटेक्ने के नाम से जाना जाता था। तो उसमें ये किमियाग्रो थे, रसायन विज्ञान का अध्ययन किए और रसायन विज्ञान का अध्ययन कर तांबा, लोहा इत्यादि तांबा, लोहा और ये जस्ता है, इन सभी धातुओं को वो सोने के रूप में परिवर्तित करने के बारे में सोचने लगे। मतलब जितने अन्य धातुओं थी उन धातुओं को सोना जो धातु है उसमें परिवर्तित करने के बारे में वो सोचने लगे। और ये सोचने में उन्होंने आसवन, क्वथनांक, द्रवणांक, ये जितना था, मतलब जो परिवर्तन होता है, द्रव्य परिवर्तन, वो उसके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिए। तो उस समय आसवन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन इत्यादि प्रक्रम के बारे में उन्हें जानकारी थी। उसके साथ साथ वो धातु को शुद्ध करते थे। धातु को मन शुद्ध करने में अम्ल, क्षार, लवण इत्यादि धातु को बनाने की विधि इत्यादि प्रक्रमों का उन्हें ज्ञान था। कब? ये प्रारंभिक काल में हुआ था। अब औषधि काल की बात आई। औषधि काल में जैसे पैरासेल्स का उद्देश्य था, मैंने उस समय इस काल में पैरासेल्स का उद्देश्य किसी ऐसी औषधि का बनाना था, माने किसी ऐसे औषधि का निर्माण करना था जिसमें वो अमर हो जाए। माने ऐसे औषधि का निर्माण करना था कि जिसमें वो अमर हो जाए, वो हमेशा के लिए जिंदा रहे। उस समय इस जो औषधियाँ खोजी जाती थी उस औषधियों को अमृत नाम दिया गया था, उसे अमृत कहते थे। उस समय जो रसायन विज्ञान के माने खोज करता थे उन्हें ग्लाबर वैज्ञानिक, माने वैज्ञानिक रसायनज्ञ ग्लाबर, जो अनेक रासायनिक औषधियों के बारे में जानकारी दिए थे या खोजे थे। अगला फ्लोजिस्टनवाद, जो इसमें फ्लोजिस्टन है, फ्लोजिस्टन काल। तो फ्लोजिस्टन काल में एक वाद आया था जो फ्लोजिस्टनवाद है। फ्लोजिस्टनवाद का मतलब उस समय जब भी किसी वस्तु को जलाया जाता था, जैसे कागज है, कागज को जलाएं तो कागज को जलाने के बाद वहाँ से कुछ धुआं निकलता था या जो भी चीज़ बाहर निकलता था, उड़ता था, उसको उन्होंने फ्लोजिस्टन माना और ये कहा कि फ्लोजिस्टन, जैसे किसी वस्तु में फ्लोजिस्टन होने के कारण उसका वेट अधिक होता है या भार अधिक होता है, उसमें से यदि फ्लोजिस्टन निकल जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। ठीक है, इस फ्लोजिस्टनवाद को दूर करने के लिए लेवासिये भी आए थे। मैंने लेवासिये का भी वही जिक्र है और बायल का भी वही जिक्र है। बायल ने 1967 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने ही उस रासायनिक तत्वों की आधुनिक परिभाषा दी। रासायनिक तत्व जैसे तत्व हुए, यौगिक हुए, इनका वहाँ बंटवारा हो गया कि मैंने तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन हुआ। उसके पहले रॉबर्ट बायल के पहले जो लेवासिये थे वो ऑक्सीजन का खोज किए और फ्लोजिस्टनवाद का जो खंडन हुआ वहीं से हुआ। लेवासिये ने ही ऑक्सीजन का खोज किया और उन्होंने बताया कि जब हम जलाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलती है और वहाँ से गैस निकलते हैं और उस गैस का नाम कुछ दिया था ऑक्सीजन। कुछ गैस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस जो निकले थे उनके कारण उनके वेट में कमी आती है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो भी गैसें निकलती हैं उनका अणुभार है और जो कागज या जो भी जला हुआ भाग है उसका अणुभार सबको एक साथ यदि जोड़ें तो वो वस्तु के अणुभार के बराबर हो जाता है या वस्तु का जो भार है उसके बराबर हो जाता है। तो फ्लोजिस्टनवाद का जो खंडन हुआ लेवासिये के अंत में हुआ, लेवासिये के द्वारा ही शुरू हो गया था, लेकिन 1667 ईस्वी में बायल ने ही उसका खंडन किया। कब खंडन हुआ? जब वो डिफरेंट कर दिए, मैंने वो अलग अलग तत्व और यौगिकों की परिभाषा दे करके उनको डिफाइन कर दिए। डिफाइन करने के बाद अर्थात तत्व और यौगिक में जब अंतर उन्होंने स्पष्ट कर दिया तो फिर वो वहाँ से खत्म हो गया। अब देखें मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन जो इतिहास था उस समय 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये 17वीं शताब्दी से लगभग 18वीं शताब्दी के अंत तक ये 1 साल तक चला। मध्यकालीन इतिहास 17वीं से 18वीं शताब्दी तक चला। इस काल में गैसों का युग कहा जाता है, माने इस काल को गैस का युग भी कहा जाता है। और इसमें सीले का नाम सुने होंगे, सीले ने क्लोरीन का खोज किया था। लेवासिये को जानते ही हैं, लेवासिये ने ऑक्सीजन का खोज किया था। डॉक्टर ब्लैंक ने कार्बन का खोज किया था।
जैसे कार्बन ब्लैंक आता है तो कार्बन ब्लैंक के आधार पे वो डॉक्टर ब्लैंक थे, उन्होंने कार्बन का खोज किया। प्रिस्टले का नाम सुने होंगे, प्रिस्टले और कैवेंडिश। प्रिस्टले और कैवेंडिश ने ये बताया कि प्रिस्टले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ये जल बना होता है। तो प्रिस्टले और कैवेंडिश ने ये बताया कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसके आधार पे ये जल का निर्माण हुआ था। ठीक है, प्रिस्टले और कैवेंडिश जल को दो भागों में बांटे और वहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकला। फिर उसका एक प्रैक्टिकल आता है प्रिस्टले का, वहां आप पढ़ लेंगे, कक्षा 9th में या 10th में है। तो वहां से ये बताया गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस है इनसे मिल करके जल का निर्माण होता है। लास्ट आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत आया, अणु आए, परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट हुआ और अवगाद्रो ने परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट किया। फिर यूरिया का खोज हुआ था, वोलर ने यूरिया का खोज किया और फिर सर्वप्रथम उसी समय सोडी ने समस्थानिक का खोज किया और रेडियोएक्टिव का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियोएक्टिव तत्व जितने थे उनका खोज, जितने नहीं, कुछ रेडियोएक्टिव तत्वों का खोज मैडम क्यूरी ने किया। तो इस तरह से जो इतिहास है, इनका इतिहास ऐसे कुछ कालों में डिवाइड थे। प्राचीन काल, ऐसे देखें, प्राचीन काल में बहुत ही अत्यंत प्राचीन गाथाएं हैं जिसमें उनको रसायन विज्ञान के बारे में पता था। प्रारंभिक काल में और आगे बढ़ते हैं तो प्रारंभिक काल में उन्हें कुछ तत्वों को, जैसे कह सकते हैं कि वो कई धातुओं को मिला करके एक धातु का निर्माण करना शुरू कर दिए थे। कुछ रासायनिक प्रक्रमों का जानकारी मिला उन्हें। औषधि काल कहें तो औषधि काल में दवाई का खोज हो रहा था, क्योंकि जितने भी उस समय के लोग ये सोचते थे कि हम अमर हो जाएं, तो वो रासायनिक यौगिकों को मिला करके औषधि को यहाँ बनाने का प्रयास किए। फिर क्या हुआ, फ्लोजिस्टनवाद आया। फ्लोजिस्टनवाद में ये देखा गया कई धातु थे, कई यौगिक थे जिनको जलाने के बाद वो उनकी भार में कमी आती थी। उन्होंने ये बताया कि जब वहाँ से जो वस्तु निकलती है, जैसे जलाने पर जो वस्तु बाहर निकल जाती है जिससे उनके वेट में कमी आती है, उसे फ्लोजिस्टन कहा जाता था। मध्यकालीन काल में 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में, मध्यकालीन इतिहास में उनके 17वीं और 18वीं शताब्दी में जैसे कई तत्वों का खोज हुआ। तो गैसों का काल भी कहा जाता है इन्हें। मध्यकालीन को गैसों का काल कहा जाता है, जिसमें केवल गैसों का ही खोज हुआ। आधुनिक काल में तमाम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, अणु और परमाणु के बारे में अवगाद्रो ने बता दिया। फिर सोडी फजल ने इसके बारे में समस्थानिक के बारे में बताया। फिर मैडम क्यूरी ने रेडियोएक्टिव तत्व के बारे में खोज किया। ऐसे करके मैंने इसका धीरे धीरे करके विकास हो गया और आज 20वीं शताब्दी है, यहाँ मतलब बहुत अत्यधिक खोज हो चुके हैं। अब ध्यान दें, अब रासायनिक विज्ञान का कुछ वर्गीकरण है, माने इनके कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं, माने इनके कुछ वर्गीकरण किए गए हैं, जिसमें वर्गीकरण में क्या है, वर्गीकरण में पहला जो है वर्गीकरण में अकार्बनिक को जानते ही हैं। अकार्बनिक जो होता है इसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों का अध्ययन अकार्बनिक में किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं प्रक्रम ले लें, धातु कर्म ले लें। प्रक्रम का मतलब किस धातु को शुद्ध करना, किस विधि से शुद्ध करेंगे, क्या करेंगे, धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, इनका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन जिस रसायन के अंतर्गत किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। यदि कार्बनिक के बारे में चर्चा करें तो कार्बनिक रसायन जो होता है वो सिर्फ उसमें कार्बनिक रसायन के बारे में ही जिक्र है कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। कार्बनिक रसायन में माने अन्य तत्वों को छोड़ दें, सिर्फ कार्बन के बारे में अध्ययन करें। कार्बन से संबंधित कुछ तत्व और आते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनसे संबंधित हैं। तो कार्बनिक यौगिक में ज्यादातर हाइड्रोकार्बन माने जाते हैं और कार्बन के बारे में अर्थात कार्बनिक यौगिकों के बारे में कर सकते हैं और हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन जिस रसायन के अंतर्गत आता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। तीसरा आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री या बेसिक रसायन।
इसमें मात्रा, जैसे कोई तत्व है, जैसे मिट्टी के अंदर कोई तत्व मौजूद है, उसको हम लोग पता नहीं कर सकते, तो वहाँ से तत्वों को पहचान करना, तत्व की पहचान करके उसकी मात्रा निकालना, उसमें तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित है उनकी प्रतिशतता निकालना, ये वैश्लेषिक रसायन के अंतर्गत आता है, जिसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। तीसरा चौथा जो है अगला आता है जीव रसायन। एक मिनट, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन देखिए, चौथा आता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम क्या है, विलेयता क्या है, नर्मलता क्या है, इन सब के बारे में भौतिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मतलब भौतिक रसायन में उनकी जैसे रासायनिक संयोग की मात्रा है, रासायनिक संयोग के कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को भौतिक रसायन के अंतर्गत रखा गया है। पांचवा जो होता है जीव रसायन। बहुत सारे रसायन हैं। जीव रसायन, जीव रसायन में जीव विज्ञान के अंतर्गत अर्थात जीव के अंदर जो भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, ये जितने भी चीजें हैं इनका अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं उसे जीव रसायन कहा जाता है। जीव रसायन के विधा आगे आता है अपराध रसायन। अपराध रसायन के बारे में आप लोग जानते हैं कि आप लोग सीआईडी देखते होंगे, उसमें कोई जो अपराधी होता है उसके पसीने की जांच होती है, खून की जांच होती है, फिंगरप्रिंट की जांच होती है, ये सब जिसमें ये सब इन सब का अध्ययन जिस रसायन के अंतर्गत करते हैं वो अपराध रसायन है। अगला आता है कृषि रसायन। कृषि रसायन में उर्वरक के बारे में, बीज के बारे में, उनके हाइब्रिड के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे उसे कृषि रसायन कहा जाता है। आगे आता है युद्ध रसायन। युद्ध में प्रयोग होने वाले जो युद्धपात हैं या जो भी विमान हैं उनका अध्ययन, अर्थात विमान के बारे में या युद्ध में उपयोग होने वाली सामग्री के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे युद्ध रसायन कहा जाता है। आगे देखिए औषधि रसायन कह सकते हैं। औषधि माने औषधि बनाने में जिस केमिकल का प्रयोग, जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसका अध्ययन हम जिस रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे औषधि रसायन कहते हैं। आगे अंतरिक्ष रसायन। अंतरिक्ष में जाने के लिए जो भी वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं, जो वहाँ पे जो भी वस्त्र हैं जो भी वस्त्र है, वस्त्र से संबंधित जो भी प्रयुक्त यंत्र हैं, अर्थात विमान में अंतरिक्ष में जाने के लिए जो भी सामग्री लगती होगी उसका अध्ययन जिस रसायन के अंतर्गत करेंगे उसे अंतरिक्ष रसायन कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ पार्ट्स हैं जिसके अंतर्गत माने उनका नाभिकीय रसायन है। नाभिकीय रसायन, नाभिकीय रसायन में नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन इत्यादि आता है, जिसमें सूर्य के बारे में या जैसे कैसे बड़े से बड़े तत्व कैसे टूटते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनसे कौन सी किरणें निकलती हैं, ये सभी नाभिकीय रसायन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए रसायन विज्ञान का महत्व तो आप लोग लगभग जानते होंगे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ रसायन विज्ञान प्रचलित नहीं है। इसमें दैनिक जीवन में यदि हम प्रयोग देखें तो कोई भी सुगंधित पदार्थ है, सौंदर्य क्या कहें उसको, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, सुगंधित पदार्थ है, साबुन है, मार्कर है जिसमें सुगंधित पदार्थ है, टूथपेस्ट है, चूना है, वाइट सीमेंट है, और भवन के निर्माण में जो भी मिट्टी होती है, पंखे हैं, धातु हैं, और तमाम ऐसे दैनिक जीवन में जो भी प्रयोग होने वाली सामग्री है उसका अध्ययन वो भी किया है रसायन विज्ञान ही है। आगे देखिए कृषि के क्षेत्र में इनका तमाम उपयोग है। यूरिया है, अमोनियम फास्फेट है, कैल्शियम सुपर फास्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, इनका प्रयोग होता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में जानते ही हैं चमड़ा रंजक, पेंट, मिश्र धातु, संश्लेषित रबड़, टेरीन रबड़, नायलॉन इत्यादि जो बनाए जाते हैं वो सब क्या है, उन सब का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत जिस क्षेत्र में होता है उसे हम कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र है। परिवहन क्षेत्र में जानते ही हैं पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कोयला हुआ इत्यादि, ये क्या है संचार के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखे होंगे कि तमाम औषधियाँ हैं, उनके चिकित्सा में देने वाली जो भोजन है, ठीक है, इत्यादि क्या कहते हैं हार्मोन्स हैं, या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी जो भी चीज यूज होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले रासायनिक प्रयोग, हमारे रसायन विज्ञान का प्रयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी करते हैं। युद्ध क्षेत्र में भी बताया गया कि युद्ध क्षेत्र में परमाणु बम हुआ, न्यूट्रॉन्स हो गए, कार्बन गैस हो गए, मेथेन्स हो गए, ट्राइनाइट्रोटोलुइन हो गए, ग्लिसरीन हो गए, एंथ्रेसिन हो गए, ये जिसमें हम लोग युद्ध के क्षेत्र में जिस गैस का प्रयोग करते हैं या जिस बम का प्रयोग करते हैं वहाँ जो जिस रसायन का यूज करते हैं वो भी तो रसायन विज्ञान ही है। तो युद्ध के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का यूज है।
ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ रासायनिक माने इनका कुछ दैनिक जीवन में महत्व है, उसको आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य। द्रव्य के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। द्रव्य क्या होता है, इनके क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं ये, इनके कुछ परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।